साथियों सभी को नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो? आइए मैं आपको लिए चलता हूं एक ऐसे कलेक्शन की ओर। आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और हमेशा आप जैसे ही फिजिक्स का नाम आता है आप डरते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट आपकी जो अप्रोच है वो लेंदी अप्रोच है। आपको या तो उस पेपर के अंदर समय नहीं मिलता, या फिर आपको उसको अप्रोच करने की जो आपकी ट्रिक नहीं लगाने की वजह से आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे, अनगिनत बच्चे, मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ, जानता हूँ, उनका उनसे ये बातें सुनता हूँ कि सर हम फिजिक्स के क्वेश्चन को तो देखते ही नहीं है, देखते ही हमारे तो होश उड़ जाते हैं, हम उसे अटेंड ही नहीं करना चाहते। दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते ही नहीं है। आप देखें ना, आपके लिए मैं बहुत सारा एक छोटा सा कलेक्शन लेके आया हूं अभी तो, पर आने वाले समय में आपके साल बहुत सारा कलेक्शन लेके आने वाला हूं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो चयन बोर्ड है या आरपीएससी है, उन्होंने किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस पूछे हैं, बट अप्रोच अच्छी लगाओगे तो आप उनको आसानी से कर सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से, और उससे जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहता है। दोस्तों, पीएसआई 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन का देखो लैंग्वेज। आपको हमेशा एक विशेष बात का ध्यान रखना, जब भी आप एग्जाम में बैठते हो, हर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। यदि आपको क्वेश्चन को रीड करना आ गया तो मेरे प्यारे दोस्त, आप उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। और फिजिक्स की सबसे बड़ी खूबी यही है, इसके क्वेश्चन को 2 बार जिसने पढ़ लिया और उसकी लैंग्वेज को समझ लिया तो आंसर उसी में छुपा होता है, वहीं से आप आंसर को निकाल के आसानी से ले आते हो। आइए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं। अपने उड़ान में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का प्रयोग करती है? चमगादड़, सबसे पहले दोस्तों, चमगादड़ जो होती है वो शिकार करने के लिए, और चमगादड़ किसी अवरोधक की पहचान करने के लिए कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करती है? प्राश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल करती है। अब ये प्राश्रव्य तरंगें होती कौन सी है दोस्तों? अंग्रेजी में इन्हें बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव। आपको नाम सुनते ही, इंग्लिश वाला नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक कर गया कि ये कौन सी वेव की बात कर रहे हैं? ध्वनि तरंगों की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है ये प्राश्रव्य तरंगें होती है। कौन सी तरंगें होती है? ध्वनि तरंगें ही होती हैं, परंतु इनकी जो आवृत्ति होती है वो हमारे कानों से, मनुष्य के कानों से जो सुनने की आवृत्ति है उसकी लिमिट से ऊपर होती है। यानी मनुष्य के सुनने की आवृत्ति कितनी होती है? 2 किलोहर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। दोस्तों, ये जो प्राश्रव्य तरंगें होती है इनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। दूसरी बात, ये कौन सी तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे हैं। और ध्वनि तरंगे आपको मालूम है, ध्वनि तरंगे हमेशा कैसी तरंगे होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती है दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य तरंगे कौन सी कहलाती है? जैसे हवा के अंदर में आप बोल रहा हूं, ये ध्वनि तरंग है, ये आपके कान तक पहुंच रही है, बीच में इलेक्ट्रिकल सिग्नल, विद्युत सिग्नल भी बन रहे हैं, पर जैसे ही उस रिकॉर्डर के पास, कैमरे के पास मेरी वॉइस जाती है तो उस बीच में जो हवा है, माध्यम है, उस माध्यम को ऐसे धक्का देते 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 मेरा संकेत वहां रिकॉर्डिंग तक पहुंचता है, फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है, फिर आपके पास एक ट्रांसड्यूसर लगा रहता है, वो फिर उसे किस में बदल देता है? ध्वनि तरंग में बदल देता है। और ध्वनि तरंग आपके कान के पर्दे पर जाकर वो कंपन करती है, और वहां से एक संकेत, फिर विद्युत संकेत जाता है अपने शरीर के अंदर, और वो मस्तिष्क में जाकर उसकी पहचान बताता है कि जो मैंने बोला है वो संकेत वही है जो यहाँ आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, प्राश्रव्य तरंगें कौन सी होती है? ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये ध्वनि तरंगें होती हैं, इनको अनुदैर्घ्य तरंगें भी बोलते हैं। साथ ही साथ प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग क्या है वो भी आप जान लेते हैं। प्राश्रव्य तरंगे, जैसे आपने नाम सुना होगा, एक मूवी है गाजी, और उसके अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में नेवी का जो फोर्स है
उसके बीच में लड़ाई होती है। यहाँ वाली नेवी और वहां वाली नेवी दोनों आपस में लड़ाई करती हैं। दोस्तों पानी के अंदर लड़ाई किस प्रकार होती है उस मूवी के अंदर आप अच्छे से जान सकते हो, आप सभी ने देखी भी होगी। उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ के सैनिक उस पनडुब्बी में होते हैं, बहुत बड़ी नाव पनडुब्बी सबमरीन होती है, वैसे ही उनकी भी सबमरीन है। दोनों सबमरीन से यहाँ से मिसाइल दागी जाती है और वो पानी के अंदर जाकर उस दूसरे उनकी जो सबमरीन है उस पर जाकर क्या करती है, अटैक करती है। दोस्तों अब उनको कैसे आइडिया लगता है या हमारे पर वो अटैक करते हैं तो उस मिसाइल का अंदाजा कैसे होता है कि हमारी तरफ कोई मिसाइल आ रही है, जिससे हम बचने की कोशिश करते हैं, या तो पनडुब्बी को नीचे ले जाते हैं और या ऊपर ले जाते हैं, जिससे उस मिसाइल नीचे से गुजर जाएगी हमारे पर, जब तक वो मिसाइल टकराएगी नहीं वहां पर ब्लास्ट नहीं होगा। आपने देखा होगा हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहुत सारी मिसाइल उधर से पाकिस्तान की तरफ से भी दागी गई थी, पर उनको या तो हमने क्या एंटी मिसाइल से उनको फोड़ दिया था, या फिर उनको हमने जैसे किसी मिट्टी में गिर गई, धस गई, तो वहां पर वो ब्लास्ट नहीं होगी। जब तक किसी हार्ड सरफेस से वो नहीं टकराएगी, चिंगारी उत्पन्न नहीं होगी, वो बारूद उसके अंदर जो भरी होती है वो नहीं जलेगी, उसका ब्लास्ट नहीं होगा। तो दोस्तों प्राश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल उस पनडुब्बी में, उस पनडुब्बी के अंदर एक सोनार लगा रहता है। वो सोनार क्या करता है, सोनार का काम यही होता है, वो प्राश्रव्य तरंगे भेजता है। और प्राश्रव्य तरंगे किसको पहचान करती है, कोई भी सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट आ रहा है, सपोज उधर से कोई मिसाइल आ रही है, उस मिसाइल की पहचान कर लेता है कि हाँ उधर से क्या दागी गई है, मिसाइल दागी गई है, तो सबमरीन को क्या कर लो, नीचे कर लो या ऊपर कर लो। इस तरह से हम ऊपर कर लेंगे तो एयरफोर्स अटैक कर देगी, तो उसका भी अपने को विशेष ध्यान रखना है। यानी प्राश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल सोनार कम्युनिकेशन में भी किया जाता है। प्राश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल चमगादड़ अवरोधकों की पहचान करने में करती है। प्राश्रव्य तरंगों की उपयोग, एक उपयोग ये है, चमगादड़ क्या करती है, शिकार करती है, तो वो प्राश्रव्य तरंगों की मदद से करती है। और प्राश्रव्य तरंगे आपने सुना होगा, छोटा बेबी होता है तो हम किसी जच्चा को लेके जाते हैं, उसके बच्चा होने वाला है, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड करता है, उसके अंदर की फोटो लेता है कि वो बच्चा कैसा होगा, स्वस्थ होगा, किस तरह से वो हलचल कर रहा होता है, उसकी पूरी की पूरी इमेजिंग जो है वो अल्ट्रासाउंड की मदद से ली जाती है। उस टाइम पे अल्ट्रासोनिक किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपने सुना होगा रसोई के अंदर हमारी बहनें काम करती हैं, तो उसको बर्तनों को साफ करने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आजकल इस तरह की टेक्निक आ गई है, अल्ट्रासोनिक वेव प्राश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल कर उन बर्तनों को साफ किया जा सकता है। उस मशीन में डालो, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगों को उत्पन्न करो, वहां पर कंपन होगा, उसके ऊपर जितनी भी चिकनाई धूल मिट्टी जो भी जमी हुई है उसको वो तरंगे हटा देगी। उसके अंदर सोप वाटर वगैरह डालो, वो अच्छे से साफ हो जाएगी। बड़े बड़े होटलों के अंदर इस तरह का काम किया जाता है। मशीनों के अंदर के जो पुर्जे हैं उनको देखने के लिए भी दोस्तों किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्राश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तरंगों की बात आई है तो हम इस तरंग को छोड़े क्यों, इसका पोस्टमार्टम कर डालते हैं। दोस्तों तरंग क्या होती है, आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तरंग होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। सूर्य से आने वाली किरणें, उसमें कितने भाग होते हैं, 7 भाग होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 7 भाग। सबसे अधिक ऊर्जा की जो तरंग होती है उसे बोलते हैं गामा किरणें, और उससे कम अक्स किरणें, उससे कम पैरामैग्नी किरणें, उससे कम दृश्य किरणें, उससे कम अवरक्त किरणें, उससे कम सूक्ष्म किरणें, उससे कम रेडियो तरंगे। आइए दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा अपने जानते हैं, इनके खोजकर्ता कौन है, उनको ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तरंगे कौन कौन सी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये तो थी कौन सी, यांत्रिक तरंगे। ध्यान रखिएगा ये जो है ये हमारी प्राश्रव्य तरंग कौन सी है, यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होती है। और अब जो पढ़ने वाले हैं ये कौन सी है, विद्युत चुंबकीय तरंग। आइए दोस्त विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन सी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, आपको इस क्वेश्चन को आराम से इजीली कर पाओगे यदि इसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा आता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये 7 तरीके की होती है। सूर्य से भी ये किरणें जो आती है वो 7 ही आती है। और इस मनुष्य ने, ये महान मनुष्य वैज्ञानिक के रूप में उभरा और उसने भी इन 7 तरंगों को इस कमरे के अंदर, अपनी लेबोरेटरी के अंदर उसको बना लिया। दोस्तों ये 7 महान वैज्ञानिक कौन है, उनका नाम हम याद करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में वहीं पर तो आएंगे, क्योंकि महान वैज्ञानिक का नाम तो जरूर पूछेंगे।
कोई महान है तो महानता तो दिखाने के लिए उसका नाम तो जरूर याद करना चाहिए। सबसे वो अधिक ऊर्जा की जो किरण है उसे बोलते हैं अक्ष किरणें, उसके बाद गामा किरणें, उसके बाद अक्ष किरणें, उसके बाद दोस्तों अल्ट्रावोलेट किरणें, पैरामैंगनी किरणें, जिससे ओजोन जो परत होती है वो अल्ट्रावोलेट रेज से हमारी रक्षा करती है। ये इतनी खतरनाक क्यों होती है? ये यदि स्किन के ऊपर गिर जाए तो स्किन को काली कर बैठती है, काली कर देती है। आपने देखा होगा जब जून की दोपहरी होती है, कड़कड़ाती धूप होती है, उस धूप में हम निकलते हैं तो उससे पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बताइए बताइए प्यारे दोस्त। क्रीम लगाते हो ने, कोल्ड क्रीम। क्या काम आती है वो? उन पैरामैंगनी किरणों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। पैरामैंगनी किरणें स्किन को जला देती है, काली कर देती है, इसलिए सनस्क्रीन जो यूज की जाती है वो उसके लिए काम में जाता है, सन क्रीम जो काम में लिया जाता है। तो दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरणें और विजिबल दृश्य, विजिबल को बोलते हैं दृश्य, इसको बोला जाता है प्रकाश, प्रकाश इसे ही बोला जाता है केवल। और दोस्तों दृश्य के बाद में आता है हमारा अवरक्त, अवरक्त इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड वेव्स, और इसके बाद में आता है सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे हम जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, इसी की योगदान है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। और सूक्ष्म तरंगों के बाद में आता है रेडियो तरंगे, जिससे हम अपना रेडियो वगैरह सुन सकते हैं, टीवी वगैरह चला सकते हैं। तो रेडियो तरंगे, ठीक है। अब इनके खोजकर्ता कौन है? गामा। गामा क्या है मेरे दोस्तों? गामा, गाय हमारी माता है। तो बाप कौन है? बेल है। बाप कौन है मेरे दोस्तों? बेल। बीच में क्या लगा देना? कुर। कान में क्या करते हो? कुर। कान में छोटे बच्चे क्या करते हैं? कुर। बेल, बेकुरल, बेकुरल। गामा किरणें, गाय हमारी माता है तो बाप कौन है? बेल। और कान में बच्चे क्या करते हैं? कुर, बेकुरल। आप ऑप्शन दिखते हैं, इसको सही कर दोगे। का अक्ष किरणें, रोंजन। अक्ष किरणों की खोज किसने, खोज करता कौन है बेटे? रोंजन। पैरामैंगनी, अल्ट्रावोलेट किरणें, अल्ट्रावोलेट किरणें जब आती है तो हमारे हाथ काले पड़ जाते हैं। हम क्या कहते हैं? रिटायर हो जा, भाग जा। इसलिए ओजोन परत हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। फिर भी सूर्य से कड़कड़ाती धूप के अंदर पैरामैंगनी किरणें धरती पर पहुंच ही जाती है दोस्तों। ऐसा नहीं कि ओजोन परत 100% किरणों को रोक लेती है, कुछ किरणें फिर भी पहुंच जाती है। तेज तीव्रता का जब प्रकाश धरती पर गिरता है तो उस टाइम पर पैरामैंगनी किरणों के गिरने की संभावना होती है। इसलिए तेज दोपहरी के अंदर बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? उन पैरामैंगनी किरणों से, किरणों को रिटायर कर देना चाहिए। रिटायर, रिटायर प्यारे दोस्त, इसे, इसकी खोज करता कौन है? रिटायर, रिटायर। पैरामैंगनी किरणों को क्या कर दो? रिटायर कर दो, जिससे हमारी स्किन एकदम सुरक्षित रहे। दृश्य, दृश्य कैसा होना चाहिए? नया होना चाहिए, आनंदित करने वाला होना चाहिए, प्रफुल्लित करने वाला होना चाहिए। बताओ दृश्य कैसा होना चाहिए? नया होना चाहिए। दृश्य, दृश्य कैसा होना चाहिए दोस्तों? नया होना चाहिए। तो इसकी खोज करता कौन है? इस फिजिक्स के महान वैज्ञानिक जिन्होंने एक सदी के अंदर राज किया था, उनका नाम है न्यूटन। न्यूटन, न्यू यानी नया, नया क्या होगा? दृश्य होगा। दृश्य प्रकाश की खोज करता कौन है? न्यूटन। अब रक्त, 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 रक्त जो होता है हर साल क्या होता है मेरे दोस्त? नया होता रहता है, नया हो जाता है। इसलिए इसको हर साल हार्सल, हार्सल याद रह जाएगा। बताओ अवरक्त किरणों के खोज करता कौन है मेरे प्यारे दोस्त? अवरक्त किरणों की खोज करता है हर साल हार्सल, हार्सल। रक्त जो है हर साल बदलता रहता है, हर साल अपना अंदाज बदल देता है, अपने अंदर परिवर्तन कर देता है। अवरक्त किरणों की खोज करता कौन है? हार्सल है मेरे प्यारे दोस्त। इसलिए सूक्ष्म, सूक्ष्म कुछ भी चीजें होती है, छोटी छोटी चींटियां जब बेचारे रास्ते पे चलती हैं, कोई उनका ध्यान नहीं देता है। क्या कहते हैं? कोई बेचारे जैसे जैन मुनि लोग हैं, वो उनका ध्यान देते हैं, तो ध्यान देते तो वो क्या कहते हैं? चींटी सूक्ष्म हट जा, सूक्ष्म रास्ते से हट जा, मैं जिससे आसानी से आगे निकल पाऊं, है ना। जैन मुनि क्या करते हैं? उससे उन जीवों को मारते नहीं है, उनकी रक्षा करते हैं उनको, क्योंकि वो पाप के भागी हो जाते हैं। इसलिए उन छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव है उनको भी वो बचाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या कहते हैं? हट जा। तो इसकी खोज करता कौन है मेरे प्यारे दोस्त? हज,
इसके खोजकर्ता कौन है? हट जा, हट जा। कौन किसको कहते हैं? सूक्ष्म तरंगों को हम कहते हैं हट जा, हर्ज। हर्ज आज मोबाइल जो चला रहे हैं, इस हर्ज का बहुत बड़ा योगदान है। पर मेरे प्यारे दोस्त, हमको बड़ा गौरव का विषय लगता है कि जब हर्ज की बात आती है, उस हर्ज सूक्ष्म तरंगों के खोजकर्ता कुछ दूरी तक भेजने वाले हमारे देश के महान वैज्ञानिक हुए। हालांकि उनका फिजिक्स में नाम नहीं लिया जाता है, जेसी बोस। उन्होंने इसके खोज की और कुछ दूरी तक उन तरंगों को पहुंचाया। तो इस तरह से हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको भी याद करना चाहिए। रेडियो तरंगे, रेडियो पर मधुर मधुर ध्वनि के गाने चलते हैं, अपने पसंदीदा गाने चलते हैं। और जब रेडियो का जोकर आपको आपके पसंदीदा गाने सुनाता है, तो आप अपने पड़ोस में बैठे दोस्त से क्या कहते हो? ऐसे कोनी मारकर, सुन मेरे गाने, मार कोनी, मार कोनी। कोनी मारकर क्या कहते हो? रेडियो पर गाने सुनो, मेरे पसंद के गाने चल रहे हैं। बताओ क्या होगा? मार कोनी। क्या हो जाएगा? मार कोनी। मार्कोनी। मार्कोनी ने किसकी खोज की थी मेरे प्यारे दोस्त? रेडियो तरंगों की खोज की थी। याद रह जाएगा, इनके ट्रिक्स के माध्यम से याद रखो। बहुत ही आसान है मेरे प्यारे दोस्त, आप कभी को गलत कर ही नहीं सकते। मैंने आपको कहा था, आप फिजिक्स का जो नजरिया है पढ़ने का वो बदलिए। आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होने वाले, पर शर्त ये है कि उस क्वेश्चन को दोस्त पढ़ना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। पढ़ोगे तभी तो हो पाएगा। तो देखिए, हमने पढ़ा कि गामा किरणों की खोज किसने की? गाय हमारी माता होती है, बाप कौन होता है? बेल। बेल 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 कान में बच्चे क्या करते हैं? कुर, बेकुरल, बेकुरल। अक्ष किरणें रोंजन। अल्ट्रावोलेट को हम रिटायर करना चाहते हैं, रिटर्न। दृश्य कैसा होना चाहिए? नया होना चाहिए, न्यूटन। अवरक्त, रक्त क्या है? हर साल बदलता रहता है, हर्षल। सूक्ष्म, सूक्ष्म चीजों को हटाया जाता है, हर्ज, हर्ज। रेडियो पर मधुर मधुर ध्वनि सुनाई देती है, तो हम क्या कहते हैं? मार्कोनी। मार्कोनी मारकर हम क्या कहते हैं कि ये गाने सुनो कितने आनंदित और प्रफुल्लित करने वाले हैं। इस प्रकार दोस्तों हम तरंगों के बारे में बात कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्टर आपको बताने वाला हूं। एक होती है आवर्ती, एक होती है तरंग दैर्ध्य। आवर्ती सबसे ज्यादा इसकी होती है, आवर्ती। और ऊर्जा की मैं बात करूं दोस्तों, आवर्ती सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा किरणों की। उसके बाद में कम होती जाती है। आप ये देखिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर इनकी आवर्ती क्या होती जाती है? कम। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन सी तरंगों की आवर्ती सबसे अधिक होती है? तो किसकी होती है? गामा किरणों की। उसके बाद अक्ष किरणों की, उसके बाद पैरामैंगनी की, उसके बाद दृश्य की, उसके बाद अवरक्त की, उसके बाद सूक्ष्म की, उसके बाद रेडियो की। यदि आपसे पूछे कि तरंग दैर्ध्य का ऑर्डर क्या होगा? तरंग दैर्ध्य यानी क्या कहते हैं दोस्तों? तरंग की लंबाई को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। और तरंग की लंबाई सबसे ज्यादा किसकी होती है? जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है उसकी लंबाई क्या होती है? ज्यादा। रेडियो तरंग सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, और इससे ऊपर की ओर जाएंगे तो ये कम होती जाएगी। गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम, ऊर्जा या आवर्ती सबसे ज्यादा। ऊर्जा या आवर्ती बात एक ही है, ध्यान रखना। सबसे अधिक ऊर्जा की किरणें कौन सी होती है? गामा किरणें होती है। दोस्तों गामा किरणें कहाँ काम आती है, इनका उपयोग भी एक बार देख लीजिए। थोड़ा थोड़ा उपयोग आपको संक्षिप्त में बता देता हूं, क्योंकि यहां से हम इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं तरंग के चैप्टर का। तरंग पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आता है, आपका वो खाली नहीं जाना चाहिए, उस पर आपको वार करना है और उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करके आना है दोस्त। वो आपका क्वेश्चन किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए, उसका आंसर आपको करके ही आना है। तो हम जानना चाहते हैं गामा किरणें कहाँ काम में आती हैं। दोस्तों सूर्य से गामा किरणें आती हैं, वो पृथ्वी पर नहीं गिरती हैं, वो हमारे कोई काम की नहीं है, परंतु हमने लेबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर गामा किरणें बनाई, वो मनुष्य के काम की है। ये सारी की सारी किरणें सूर्य से भी आती हैं, ये सारी की सारी किरणें हम लैब के अंदर भी बना सकते हैं। तो लैब के अंदर हमने बनाया तो इसका कोई ना कोई उपयोग तो होगा, तो उसका उपयोग क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। गामा किरणें आपने देखा होगा कि खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा नहीं हो, पर जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उसमें उनके शरीर में ट्यूमर होती है, उस ट्यूमर को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो क्या होती है, सेल्स के अंदर जो रक्त का संचार होता है उसको नहीं होने देती है, तो वो जो ट्यूमर होता है उस ट्यूमर को ब्रेक करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की किरण का इस्तेमाल किया जाता है, और उच्च ऊर्जा की किरण, सबसे अधिक ऊर्जा की किरण क्या होती है मेरे दोस्त? गामा किरणें होती है। तो गामा किरणों का इस्तेमाल करके हम उस कैंसर की ट्यूमर को ब्रेक कर सकते हैं, यानी उसको हम तोड़ सकते हैं। तो गामा किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ
अक्स किरणें कहाँ काम आती है? आप सभी ने नाम सुना होगा, किसी की हड्डी टूट गई, कहाँ जाते हैं? एक्सरे कराने। क्या एक्सरे करा के आओ भाई? एक्सरे नहीं, एक्सरे डायफ्रेक्शन करा के आओ। अक्षरे एक विवर्तन की घटना होती, प्रकाश की एक घटना है विवर्तन, वो अक्षरे की भी घटना होती है। तो अक्ष किरणें क्या करती है? विवर्तन प्रारूप दिखाती है। जैसे आपने देखा होगा एक कमरा पूरा बंद है और रोशनदान से या किसी किनारे से लाइट क्या होती है, उस पूरे कमरे के अंदर आ जाती है, तो वो जो घटना है वो क्या कहलाती है? विवर्तन। तो अक्ष किरणों का जो विवर्तन होता है उससे ये पता चलता है कि हड्डी सपोज यहाँ से ब्रेक हो गई, ब्रेक होगी, थोड़ा सा अलग होगी, तो इसके ऊपर अक्ष किरण गिराएंगे, हड्डी से पार कभी भी नहीं होती है अक्ष किरणें, तो हड्डी से पार नहीं होगी, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा? इसके आगे अंधेरा, छाया बन जाएगी। परंतु इसके अंदर से जहां से ये होल बना हुआ, इधर से क्या होगी? अक्षरे पार हो जाएगी, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा? व्हाइट स्पॉट। आप कभी भी अक्षराडी जो आप है, आपका पैटर्न जो है उसको देखना, आप ऐसे इनके पीछे तो छाया दिखेगी, पर यहाँ पर आपको यदि व्हाइट स्पॉट दिखे तो ये समझ लेना कि वहां से हड्डी क्या हो गई है? क्रैक हो गई है, टूट गई है। तो उसकी पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं। अक्षरे का दूसरा बहुत बड़ा उपयोग है, सीजन बदल रहा है, वर्षा ऋतु चल रही है, फिर गर्मी का समय आ जाएगा, फिर सर्दी का समय आ जाएगा, इस तरह से लगातार जो टेम्परेचर है वो बदल रहा है। जरूर सी बात यह है कि तबीयत डाउन होगी बच्चों की, उनको जुकाम हो जाएगा, जुकाम होगा तो शरीर के अंदर कफ बनेगा, कफ वैसे भी हमेशा ही बनता है, पर अब कफ की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वो फेफड़ों में जमा हो जाएगा, लंग्स में जमा हो जाएगा। अब उस कफ का डिटेक्शन कैसे करें? बच्चे को खांसी आती है, पर उस कफ की पहचान कैसे करें? तो पहचान करने के लिए हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या लिखता है? इसका एक्सरे कराइएगा। एक्सरे कराते ही पता चल जाता है वहां पर क्या है? बहुत सारा सफेद सफेद पड़ा हुआ है, यानी वो क्या है? कफ की पहचान करने के लिए अक्ष किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी खोज किसने की थी? रोंजन ने की थी। ऐसे ही एक्सरे से हम कोई पदार्थ है, सोना है, चांदी है, सोना है यानी ये सोना है या चांदी है या तांबा है या पीतल है, कुछ भी है, उसकी पहचान किससे की जाती है? पहचान करने के लिए अक्ष किरणों को उसके ऊपर गिराया जाता है और उससे उससे कुछ इसे पीक वगैरह बनती है, वो पहचानने का साइंस का एक तरीका होता है। तो उनसे हम पहचान कर लेते हैं कि भी ये शुद्ध सोना है या इसके अंदर कोई अशुद्धि मिला दी गई है। तो पदार्थों की पहचान करने के लिए कि यही पदार्थ है, उसकी पहचान भी अक्ष किरणों से हम कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, क्या ये हमारी स्किन जलाने के लिए ही बनी है? नहीं दोस्तों, तो हम लैब में बनाएंगे क्यों? ये बड़ी काम की भी है। आप गर्मी के समय स्विमिंग पूल में जाते हो, मजे के साथ स्नान करते हो, आनंद लेते हो, और अब आपने सुना होगा उसमें भांति भांति के लोग जाते हैं, सबका पसीना स्मेल स्मेल करता है, कोई गंदा है। आप ये देखिए, आपको बड़ा अजीब लगेगा, कौन जाएगा उस स्विमिंग पूल के अंदर? आनंद की जगह पर उसमें लोग जाते हैं। किसी को स्किन की समस्या है, किसी को स्किन की एलर्जी है, वहां तो बीमारी लेके आएंगे। नहीं दोस्तों, वहां पर एक ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा होगा, उसी में स्विमिंग पूल में जाना चाहिए। उसमें एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है, वहां पर अल्ट्रावायलेट किरणें क्या है? उस पानी के अंदर गिराई जाती है। जैसे ही आप लोग निकल जाओगे, रात के समय पूरी रात चलेगा वो, उसमें अल्ट्रावायलेट किरणों को उस पानी के अंदर गिराया जाता है। तो वो पानी के अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरिया जो होते हैं, जो आपको वायरस फैलाते हैं, उन बैक्टीरिया को क्या कर देती है? वो अल्ट्रावायलेट किरणें खत्म कर देती हैं, जिससे वो जैसे ही आप सुबह दूसरे दिन जाओगे स्विमिंग पूल में स्नान करने, तो आप आराम से, आपको एकदम फ्रेश वाटर मिलेगा, उसमें आपको कोई भी गंदगी नहीं मिलेगी। सीधी सी बात, सारा बैक्टीरिया खत्म। किससे? अल्ट्रावायलेट किरणों से। स्विमिंग पूल में इनका एक प्लांट होता है, वहां पर काम में लिया जाता है। और भी काम में, किसी भाई बहन की आंख खराब हो जाती है, आंख खराब हो जाती है तो उस लेंस का ऑपरेशन किया जाता है, आंखों का ऑपरेशन किया जाता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से चश्मा को हटा दिया जाता है, अल्ट्रावायलेट थेरेपी की जाती है, यानी अल्ट्रावायलेट की मदद से आपका चश्मा भी हट सकता है। ये भी एक इसके अंदर एक प्रोसेस है, अल्ट्रावायलेट किरणें वहां पर भी काम में आती है। कुछ खाना ऐसा होता है उसके ऊपर फंगस आ जाता है, उस फंगस को खत्म करने के लिए भी अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज, दृश्य। दृश्य को तो कौन भूल सकता है दोस्तों? अरे इस पूरी ब्यूटीफुल संसार को दिखाने के लिए जो किरण हमारे पास होती है, जो तरंग हमारे पास होती है, उसका नाम ही तो है दृश्य। आप मेरे को देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, ये दुनिया पूरी संसार को हम देख पा रहे हैं। अच्छे अच्छे पहाड़ियों के दृश्य हम देख पा रहे हैं, नदी नाले हम देख पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हैं, कितने विहंगम दृश्य को हम देखते हैं। वो दृश्य देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कौन सी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है? दृश्य प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है।
हर जो घटना दिखाई देती है परावर्तन के द्वारा वो दृश्य प्रकाश की वजह से होती है। तो दृश्य प्रकाश तो कौन भूल सकता है। और दूसरी बात, छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्म दर्शी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी हम प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। तो अवरक्त किरणें क्या काम आती है। अवरक्त किरणें जैसे हमने देखा कि ये अवरक्त किरणें चमगादड़ काम में लेती है। सॉरी अब अवरक्त किरणें चमगादड़ काम में नहीं लेती, चमगादड़ तो ध्वनि तरंग काम में लेती है। अवरक्त किरणें कहाँ काम में आती है, जैसे आपने सुना होगा टीवी का रिमोट होता है, टीवी के रिमोट से आप टीवी चलाना चाहते हो तो उसमें लाइट तो जलती है, परंतु वो लाइट उसमें सीधी नहीं जाती। आप कभी गौर के देखना, वो तो एलईडी लाइट है, उसको हटा भी दो तो भी टीवी चल जाएगा। यानी टीवी को चलाने के लिए हमें दृश्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। टीवी को चलाने के लिए आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए अवरक्त किरणों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो टीवी के रिमोट में कौन सी तरंग इस्तेमाल की जाती है, अवरक्त किरणें इस्तेमाल की जाती है। अवरक्त किरणों की मदद से सूक्ष्म तरंगे आज जो मोबाइल चलता है, आप हाथ में मोबाइल चलाकर रील देखते हो, अच्छी अच्छी रील देखते हो दोस्तों, वो मोबाइल के अंदर तरंग आती है तभी तो रील देखते हो। यूट्यूब पर बहुत अच्छी अच्छी रील मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलते हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। उन वीडियो को देखते हो तो वो वीडियो देखने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता है, तरंग की आवश्यकता है। वो तरंग के माध्यम से आपके पास वो संकेत आते हैं जिनसे आप देख पाते हो। सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। आप पिज्जा बर्गर खाते हो, तो पिज्जा किस में पकता है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर पकता है। माइक्रोवेव ओवन किससे चलता है, माइक्रोवेव से चलता है। माइक्रोवेव क्या है, सूक्ष्म तरंगे ही है मेरे प्यारे दोस्त। रेडियो वेव क्या काम आती है, रेडियो टीवी चलाने के लिए और रेडियो सुनने के लिए। रेडियो वेव ये भी अलग अलग होती है ना। तो इनको दीर्घ तरंगे भी बोलते हैं और इनको लघु तरंगे, सूक्ष्म यानी लघु, और रेडियो क्या होती है, दीर्घ, सबसे अधिक लंबाई की है, इसलिए इनको दीर्घ तरंगे भी बोलते हैं। तो ये तो मेरे प्यारे दोस्त रहा तरंग पर हमने जितने क्वेश्चन बनते थे, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा क्वेश्चंस कोई बनता है, कंपटीशन एग्जाम में बनता है तो फिर भी हम उस पर चर्चा कर लेंगे, देख लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आई थिंक पोस्टमार्टम हो गया है, आप सारे अच्छे से इसको एक बार देख लिया, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छोटे छोटे क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। हवा में प्राश्रव्य तरंगों की चाल क्या होती है। दोस्तों तरंगों पर आधारित एक प्रश्न और आ गया, देखिएगा इसमें क्या कहता है, हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल से बहुत अधिक होती है। नहीं, ये तो श्रव्य ध्वनि तरंगे ही होती है, ध्वनि तरंगे होती है, श्रव्य नहीं होती है, प्राश्रव्य होती है। हम सुन नहीं पाते इनको, इनकी आवृत्ति अधिक होती है, चाल अधिक नहीं होती है। ये तो गलत हो गया। हवा में प्रकाश तरंगों की चाल से अधिक होती है। प्रकाश तरंग की चाल से तो अधिक आज तक कोई चल ही नहीं पाया। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है मेरे प्यारे दोस्त। प्रकाश कितनी स्पीड से चलता है, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलता है। आप सुनकर ताजुब हो गए, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट इससे फास्ट नहीं चलता है। ये अंतरिक्ष की लिमिट है। हवा में तो ये भी गलत है, यानी प्रकाश से ज्यादा तो कोई चल ही नहीं पाया, तो ये कैसे चल पाएगी, अल्ट्रासोनिक तो चल ही नहीं पाएगी। हवा में श्रव्य तरंगों की चाल से बहुत कम, ये भी नहीं होती है, श्रव्य से भी कम नहीं होती है। ये क्या होती है, ध्वनि तरंगों की चाल के समान होती है। तो ये लॉजिक टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आप बता सकते हो। टेलीफोन को कौन छोड़ सकता है, क्योंकि इससे तो हम अच्छी क्या देखते हैं, रील देखते हैं। ये तो मोबाइल है, टेलीफोन की बात कर रहा है जो पुराने जमाने में हम हेलो करके जैसे उसको रखते थे, बॉक्स पर रखते थे, वो टेलीफोन है। टेलीफोन क्या काम आता है, टेलीफोन बात करने के काम आता है, दूसरे की ध्वनि सुनती है, फिर हम यहाँ से बोलते हैं। तो आपने सुना होगा इससे पहले, टेलीफोन से पहले क्या लगा रहता है, एक वायर लगा रहता है, और ये वायर यहाँ पर एक टेलीफोन इस तरह से लगा रहता है। अब ये वायर क्या करता है, वायर में क्या चलती है, विद्युत ऊर्जा चलती है मेरे दोस्त। इधर क्या चलती है, विद्युत ऊर्जा। इधर क्या सुनाई देती है, ध्वनि। तो ध्वनि ऊर्जा ये किसको किस में रूपांतरित करती है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो और ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, विद्युत को चुंबकीय ऊर्जा में नहीं, ध्वनि को विद्युत में नहीं, ये तो उल्टा काम हो गया, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, यानी ये किसको किस में कन्वर्ट करती है। हेडमास्टर परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश होती है, सदिश। आप शब्द को पकड़ने की कोशिश कीजिए, सदिश यानी जिसमें क्या है, दिशा सहित, इसको सही कैच करो, दिशा सहित, यानी जिसमें क्या हो, दिशा भी हो मेरे प्यारे दोस्त। दिशा किसमें हो, ऐसी राशि जिसमें दिशा हो। जैसे देखो
चाल, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसके अंदर एक मीटर होता है जिसे बोलते हैं हम स्पीडोमीटर। बताइए उस स्पीडोमीटर में आपको एक संख्या दिखाई देती है, आपने बहुत तेज गाड़ी चला रखी है तो उसमें 100 किलोमीटर पर आवर, ये 100 किलोमीटर पर आवर ऐसे थोड़ी बताता है कि आप नॉर्थ में जा रहे हो या साउथ में जा रहे हो, ईस्ट में जा रहे हो, वेस्ट में, ऐसा नहीं बताता है ना दोस्त। कहने का मतलब है ये स्पीड जो है चाल बताता है, और चाल में हमें दिशा का ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है। यानी ये क्या है, एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा, आपने खाना खाया, आपने 2 चपाती खाई, इससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिला, हो सकता है आपने उसके ऊपर घी लगा लिया तो वसा मिल गया, हो सकता है आपने दाल भी साथ में खाई तो प्रोटीन मिल गया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीनों से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा आपने पेट की तरफ खाया, क्या ऊर्जा की एक निश्चित दिशा है? क्या आप ऊर्जा आपके पेट में अमाशय में कभी इधर जाके गुड़गुड़ करता है या इधर जाके गुड़गुड़ करता है? ऐसा सिस्टम नहीं है ना। ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होती है, दिशा की जरूरत ही नहीं है। आपने खाना इस दिशा में खाया, इस दिशा में खाया, इस दिशा में खाया, उससे कोई मतलब नहीं। आपने खाना खाया, वो भोजन की नलिका के द्वारा अमाशय में उसमें गया, पेट में गया, और पेट में जाकर वो क्या है, ऊर्जा आपको प्रदान की। तो ऊर्जा की भी कोई दिशा नहीं होती है। तापमान, अभी आपके आसपास का जो तापमान है, हो सकता है 30 डिग्री सेल्सियस है, हो सकता है 25 डिग्री सेल्सियस है, किसी ने एसी चला रखा है 15 डिग्री सेल्सियस है, और कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है 50 डिग्री सेल्सियस है। ये तापमान कौन सी दिशा में है, ऊपर है, बाएं है, दाएं है, नीचे, किधर ही नहीं है ने। इसकी कोई दिशा की आवश्यकता इसमें भी नहीं होती है। ऑप्शन को देख करके आप उनको क्रॉस कर सकते हो, उन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करो। बल, आपने गाड़ी को धक्का लगाया, गाड़ी बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही, आपने उस गाड़ी को धक्का आगे की ओर लगाया या पीछे की ओर लगाया, यानी उसके ऊपर आपने बल लगाया, धक्का लगाया मतलब बल लगाया, आपने उस वस्तु पर बल लगाया, वो किस दिशा में लगाया, आगे लगाया या पीछे लगाया? दिशा मायने रखती है, दिशा बहुत ही जरूरी है। यानी बल क्या है, एक सदिश राशि है, इसमें दिशा चाहिए ही चाहिए। यानी सदिश राशियां कौन कौन सी होती है, कुछ नाम तो आप याद भी कर सकते हो, जैसे संवेग, आवेग, वेग, विस्थापन, त्वरण, इस तरह से बल, आघूर्ण, ये सब आप नाम याद रख लेना। वेग की भी दिशा होती है, आवेग की भी दिशा होती है। आवेग यानी आपने किसी चीज पर जैसे मुक्का मारा, किसी क्षण के लिए आपने उसके ऊपर बल लगाया, वो क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। संवेग, द्रव्यमान गुणा वेग जो होता है वो क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। जैसे एक क्रिकेटर जो होता है, जब वो क्रिकेट खेल रहा होता है तो वो बॉल को कैच करना चाहता है, कैच करना चाहता है तो हाथ को क्या करता है, पीछे की ओर करता है। क्या करना चाहता है, वो संवेग में जो परिवर्तन है उसको कम करना चाहता है, जिससे उसके हाथ पर चोट नहीं लगे। तो वो सारा का सारा खेल संवेग के अंदर आता है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट को जानते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, बल, और प्रति इकाई क्या कह रहा है, क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल क्या कहलाता है मेरे दोस्त? आपने देखा होगा किसी दीवार के ऊपर हमें कील लगानी है, कील लगानी है, तो अब वो कील को आगे से नुकीला क्यों बनाया जाता है? आप यदि उस कील को आगे से मोटा बना दो और उसके ऊपर हथौड़ों से वार करते जाओ, बल लगाते जाओ, बल लगाते जाओ, बल लगाते जाओ, वो कील उस दीवार के अंदर कभी नहीं धसेगी। परंतु उसके आगे से नुकीला करने से क्या फायदा हो गया, वो उस दीवार के ऊपर 2-3 बार चोट मारने से अंदर धस जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे से उसका क्षेत्रफल हमने क्या कर दिया, आगे से इसका क्षेत्रफल हमने क्या कर दिया, ऐसे कम कर दिया। यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। क्षेत्रफल कम हो गया, इसके ऊपर जितना बल आपने लगाया वो बल ही सफिशिएंट है उसको अंदर धसाने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगेगा, दाब लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल क्या कहलाएगा दोस्तों, दाब कहलाएगा। बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है, दाब। यानी यहाँ पर हम दाब ज्यादा लगाना चाहते हैं, दाब ज्यादा लगेगा तो वो अंदर धसने लग जाएगी। यही दाब का तो बड़ा खेल है। इस दाब के अंतर की वजह से तो एरोप्लेन हवा में उड़ पाती है,
बर्नौली का समीकरण है। बर्नौली कहता है कि यदि कोई हवा है, हवा चलती है, उसका वेग बढ़ जाता है तो वहां पर उसका दाब कम हो जाता है। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चल रही होती है तो उसकी रफ्तार इतनी तेज है वो वहां पर नहीं रुकती है। ऐसी स्थिति में जैसे राजधानी ट्रेन है तो राजधानी एक्सप्रेस जाती है तो उस टाइम पर उसके पास में खड़े आदमी पर अंदर की ओर ट्रेन की तरफ धक्का लगाता है, न कि ट्रेन से दूर लगता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन के आगे की जो हवा है उसका वेग ज्यादा होता है और वेग ज्यादा होने पर उधर बल दाब कम हो जाता है और इधर दाब कम, इधर दाब कम और इधर दाब ज्यादा। ज्यादा से कम की ओर क्या होता है? एक धक्का लगता है। हवा हमेशा किधर से किधर चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो ट्रेन के पास हमेशा जब खड़े हो तो हमेशा ध्यान रखना पास में मत रहना, नहीं तो वो आपको अंदर खींच ले जाएगी। बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं फुल स्पीड से चलते हैं उसके पास यदि आप खड़े हो, क्योंकि वो ट्रक के आगे का एरिया बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा हवा को अपने साथ ले जाता है, उसका वेग ज्यादा हो जाता है और वेग ज्यादा होने पर दोस्तों उसका दाब कम हो जाता है और दाब कम हो जाएगा तो पास दाब ज्यादा है, आपको अंदर की ओर खींच लेता है। यानी दाब जो होता है बल बटा क्षेत्रफल क्या कहलाता है दोस्तों? दाब कहलाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। 15 किलोग्राम द्रव्यमान, एक एक चीज आप लिखते जाना। द्रव्यमान कितना? द्रव्यमान को एम से लिखते हैं, 15 केजी। कहता है द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से, वेग को दोस्तों किससे लिखते हैं? v से। कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड। अरे मेरे दोस्त, न्यूमेरिकल को देखा, आपने इसको हटा दिया, आपने इसको छोड़ दिया। देखिए आप चुटकियों में हल निकालेंगे, चुटकियों में, बहुत ही आसान सा, बस पढ़ने की देर है, पढ़ना तो पड़ेगा। गतिमान है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? छोटे से छोटे बच्चे को पूछ लो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो वो बच्चा क्या कहता है कि सर गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। 1/2 द्रव्यमान कितना है? 15, वेग कितना है? 4, 4 का स्क्वायर, 4 को 2 बार गुणा करो कितना आ जाएगा? 16। 1/2 गुणा 15 गुणा 16, 16 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार। 15 का पढ़ा 8 बार बोलो। सर हमें तो याद ही नहीं है। याद तो करना पड़ेगा, नहीं है तो 15 जोड़ने वाले तो आपको तरीका आना चाहिए, 15 + 15 + 15 15 इस तरह से जोड़ते जाओ, या आपको इसको 8 से गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 120। और ये ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है? जूल होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? देवफोर देवसेना, देवफोर देवसेना। ये कहां पर? जेल प्रहरी की एग्जाम में ये पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, लेक्चरर की एग्जाम में पूछा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है। पहले तो मेरे प्यारे दोस्त गुरुत्वाकर्षण को बताने वाले कौन थे? न्यूटन। क्या कहते हैं कि दो वस्तु जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है वो बल दोनों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात क्लियर है? जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। क्लियर है? ये तो है m1 यानी एक वस्तु का द्रव्यमान, m2 यानी दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। तो ये इसको खींचती है, ये इसको खींचती है। यहाँ कौन कौन खींच रहा है? इधर आप ये सूर्य बाबा बोल दो, इधर हमारी पृथ्वी धरती माँ बोल दो। इधर ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये कहता है वह बल, दोनों के बीच में जो आकर्षण का बल है वह बल कौन से बल से अधिक होता है? जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। मैंने आपको बताया पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है और सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, बराबर बल लगाते हैं। तो वह बल से अधिक तो हो ही नहीं सकता, वह उस बल से कम होता है जिससे पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, कम भी नहीं हो सकता। वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। यह पॉइंट सही है। फिर और जानने की कोशिश करते हैं। वह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता है। बिल्कुल बदलता है प्यारे दोस्त। दोनों के बीच की यदि दूरी को कम कर दे तो बल बढ़ जाएगा, दूरी को बढ़ा दे तो बल कम हो जाएगा। सॉरी, इसको कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा।
यानी नीचे में है ना, तो नीचे कोई राशि यदि बढ़ती जाएगी तो इसको ऊपर का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी बड़ी राशि से भाग दोगे तो क्या होगा, कम आएगा, छोटी राशि से भाग दोगे तो ज्यादा आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब यहाँ दो ऑप्शन क्या है, सही है। तो दोनों ऑप्शन कौन कौन से में दे रखे हैं, 3 और 4 मेरे दोस्त यहाँ दे रखे हैं। देवफोर देवसेना के, आई बात समझ में? चलो तो मजा आ रहा है आप सभी को। देखो बच्चे, एक गलती बिल्कुल मत कर देना, एक ऑप्शन मैच कर गया, आप इतना हड़बड़ी में रहते हैं, इतना जल्दी में रहते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन मुझे तो आ गया, ये सही है। अरे बेटे, आपको घुमाने की तो बात करना चाह रहा है वो। एक ऑप्शन और सही दे रखा है, और इस ऑप्शन को भी आपको विशेष कर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या को 1% घटा दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरुत्वीय त्वरण का मेरे प्यारे दोस्त सूत्र क्या होता है, Gm/r²। ये सूत्र है, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या कहता है, 1%, कितना भी परसेंट दे, इसमें इस वर्ड को समझना, आप घटा रहे हैं, आर को घटा रहे हैं, नीचे की राशि को कम कर रहे हैं, नीचे की राशि कम होती जा रही है, इसमें ऊपर वाली राशि में भाग देंगे तो हमेशा जी का मान क्या होता जाएगा दोस्त, बढ़ता जाएगा। नीचे की राशि छोटी, ऊपर की राशि बड़ी, नीचे की राशि छोटी। पहले हम 2 में 2 का भाग लगा रहे थे तो 1 आ रहा था, अब 2 में 1 का भाग लगा रहे हैं, अब 2 आ रहा, दुगुनी होगी वो राशि। समझ रहे हो ना आप? नीचे की राशि छोटी होते ही वो ऊपर का जो मान है वो बढ़ जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, और इस क्वेश्चन में आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इस तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके। तरंग का जो चैप्टर है उसको हमने पोस्टमार्टम कर दिया है, ये समझ लीजिए। उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है, मुझे नहीं लगता आप नहीं बता पाओगे। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, बताइए मेरे प्यारे दोस्त कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज। पहली बात तो ये दोनों ऑप्शन कट, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, ऑप्शन काट दिया करो। दूसरी बात, आगे यहां पर ये भी 20,000 से अधिक, ये भी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, आगे यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा। ये कैसी तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है या अनुप्रस्थ होती है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूं मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार शानदार PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अलग अलग एग्जाम में किस तरह से आरपीएससी क्वेश्चंस पूछती है, किस तरह से चयन बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, उन सबको मैं कलेक्शन आपके सामने लेकर आने वाला हूं। उनके ऊपर हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। हर एक टॉपिक पर हम अच्छे से ट्रिक के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे, याद करने की चेष्टा करेंगे, जिससे आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं हो और आपकी एक जो भ्रांति है दिमाग के अंदर वो निकल जाए कि फिजिक्स के क्वेश्चन तो हमें करना ही नहीं है दोस्त, करना है, सिलेक्शन लेना है तो हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानते हुए आप हर टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करें, उसका रिवीजन करने की कोशिश करें। कम समय में क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास एग्जाम नजदीक है तो हम उन क्वेश्चंस को जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे, जितना उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, उससे बेहतर सिलेक्शन पाने के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अपने साथियों को जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, जो फिजिक्स को छोड़ना चाहते हैं, उनको छोड़ने नहीं देना है, उनको भी पढ़ना है तो पढ़ना है। ऐसे साथियों को आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके। आप किसी का भला करोगे तो भगवान आपका भला करेगा, क्योंकि ये होता आया टिट फॉर टेट। आप किसी का भला करोगे तो आपका भला जरूर होगा। तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा लोगों को आप भेज सकते हो उनको भेजिए, जैसे उनको भी फायदा हो सके। आप ये ना सोचें कि यदि किसी को मैं भेज दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसका नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों को भेजो, सबकी मेमोरी अलग अलग है, जिसके भाग्य में जो लिखा है वो जरूर आपके होके रखेगा। मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहोगे, सफलता आपको जरूर कदम चूमेगी। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्त ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आप मेरे से जुड़े। जय हिंद, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।